27 फरवरी 2019 दिल्ली का साउथ इलाका। दोपहर का वक्त था। करीब 3:40 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली। कॉलर ने बताया कि दिल्ली के सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक किनारे बोरे में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। चूंकि दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से बढ़ा रहा है, खास तौर पर साल 2012 में निर्भया कांड के बाद से और भी ज़्यादा, इसलिए ये सूचना मिलने के तुरंत बाद सीनियर अधिकारी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जब उस बोरे को खोला गया तो उसमें से करीब 24 साल की एक लड़की की डेड बॉडी मिली। लड़की ने जीन्स और कुर्ती पहनी हुई थी। क्योंकि मौसम ठंडा था इसलिए बॉडी ज़्यादा सड़ी नहीं थी। हालांकि देखने से लग रहा था कि उस लड़की को मरे हुए 1 या 2 दिन हो चुके हैं। बॉडी की हालत देखकर पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं उसके साथ दरिंदगी हुई है। गले और चेहरे पर भी चोट के निशान थे। ब्लाइंड मर्डर केस में बॉडी की पहचान करना हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन ये केस अलग था। पुलिस शुरुआत में जितना इसे ब्लाइंड मर्डर केस मान रही थी, असल में ये उतना था नहीं। क्योंकि जैसे ही महिला पुलिस कर्मियों ने उस लड़की की तलाशी ली तो उसकी जीन्स में से उन्हें एक लेटर मिला और साथ ही उसका फ़ोन भी। फ़ोन और लेटर के मिलने से पुलिस भी थोड़ा हैरान थी। पुलिस ने उस लेटर और फ़ोन को अपने पास रखा और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पुलिस ने उस लेटर को पढ़ा तो लड़की ने उस लेटर में अपनी हत्या के बारे में बताया था। उसने कातिल का नाम और पता भी लिखा था। उस लेटर में लिखा था, मैं सिमरन अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी के रहने वाले आरुष और मैं दोनों आपस में प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आरुष पहले से शादीशुदा है। आरुष के माता पिता नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूँ। आरुष के परिवार की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आरुष भी अपनी माँ से मिल गया है और उसके 2 दोस्त मुझे काफ़ी समय से धमका रहे हैं और मुझसे पैसे की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने मेरा अश्लील वीडियो बना लिया है, उसी से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो ये तीनों लड़के ही मेरी मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। उन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर भी मैं इस लेटर में लिख रही हूँ। पुलिस को उस लेटर से उन तीनों लड़कों का नाम, पता और मोबाइल नंबर मिल गया था। इसके बाद पुलिस ने सिमरन के अंबेडकर नगर वाले पते पर संपर्क किया, जहां उसके पिता से ये जानकारी मिली कि सिमरन 25 फरवरी 2019 से लापता है। काफ़ी तलाशी करने के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब लड़की की पहचान के बाद दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि कहीं ये लेटर जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए तो नहीं लिख दिया गया, क्योंकि जिसकी हत्या की गई थी उसकी जेब से ये लेटर मिलना पुलिस को चौंका रहा था। इसलिए पुलिस ने सिमरन के पिता से उसकी हैंडराइटिंग पहचानने को कहा। पिता उस लेटर को देखते ही रोने लगे। उन्होंने बताया कि हाँ, ये लिखावट मेरी बेटी की ही है। अब पुलिस को ये केस बड़ा आसान लगने लगा था, इसलिए पुलिस तुरंत लेटर में लिखे आरुष नाम के व्यक्ति के पते पर पहुंची। घर वालों से पूछताछ की गई, तब आरुष कहीं बाहर गया हुआ था। इसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां आरुष था और उसे हिरासत में ले लिया। इसी बीच पुलिस के सामने सिमरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पुलिस का शक सही निकला। सिमरन के साथ दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर मल्टीपल इंजरी थी। उसके साथ गैंग रेप किया गया था। इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद पुलिस ने आरुष और अन्य 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। लेकिन पुलिस को हैरानी तो तब हुई जब आरुष ने कहा कि वो उस लड़की से प्यार और हत्या करना तो दूर की बात, वो उस लड़की को पहचानता तक नहीं है। इसी तरह 2 अन्य लोग जिनका नाम लेटर में लिखा था वो भी वही बात कह रहे थे। पुलिस को लगा कि ये तीनों कोई कहानी तो नहीं बना रहे, इसलिए पुलिस ने उनका पूरा बैकग्राउंड निकाला। कॉल डिटेल्स भी निकाली गई तो पता चला कि आखिरी कॉल सिमरन के फ़ोन से आरुष को किया गया था। पुलिस ने इस कॉल के बारे में आरुष से पूछताछ की कि हाँ, एक कॉल आई थी लेकिन उसकी कोई बात नहीं हुई थी और फिर फ़ोन कट गया था। लेकिन ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है वो कुछ भी नहीं जानता। यहाँ तक कि कभी उसने उसे अपने किसी दोस्त या फिर किसी पहचान वाले के साथ भी नहीं देखा था। पुलिस ने सिमरन और आरुष के पिछले कई महीनों के कॉल डिटेल्स निकाले और उसमें चेक किया तो ये बात सच निकली, क्योंकि इससे पहले कभी भी दोनों में बात नहीं हुई थी। इस तरह पुलिस की जांच फिर से वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। इसलिए पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच करना शुरू की। उन्होंने दिल्ली के सरिता विहार में रेलवे लाइन के किनारे जहां सिमरन की डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास वाली रोड की सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस दौरान एक बड़ा सुराग मिला।
जिसमें एक संदिग्ध होंडा सिटी कार दिखी थी। इस कार के बारे में पता लगाया गया तो जानकारी मिली कि इस कार को पूरे दिन के लिए रेंट पर बुक किया गया था। अब पुलिस उस कार बुक करने वाले की तलाश में लग गई। इसी बीच पुलिस ने सिमरन के 24 और 25 फरवरी की कॉल डिटेल्स भी निकाली, जिसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर सिमरन की पहले कभी बात नहीं हुई थी और दोनों फ़ोन की लोकेशन सरिता विहार की ही थी। पर वो नंबर यूपी के मुजफ्फरनगर का था और जिस पते और नाम पर उस सिम कार्ड को खरीदा गया था वो फर्जी निकला। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस नंबर से सिर्फ सिमरन को ही कॉल किया गया था। इसके अलावा उस नंबर से अन्य किसी को भी कॉल नहीं किया गया था। इस तरह कहीं से कोई ठोस सुराग नहीं मिलने पर पुलिस इसी उधेड़बुन में थी कि इस केस को कैसे सुलझाया जाए। उधर सिमरन के पिता भी लगातार ये पता लगाने में जुटे थे कि अगर उनकी बेटी किसी से प्यार करती थी और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था तो उसने कुछ न कुछ कहीं लिखा जरूर होगा। इसके अलावा उनकी बेटी के लिखे लेटर को चेक कराने के लिए भी उन्होंने उसकी कई कॉपियाँ और डायरी देखी थी। उन्हीं में से एक डायरी में सिमरन के पिता को 2 शब्द लिखे मिले। पहला शब्द था प्रसाद और दूसरा शब्द था जॉब, और फिर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। जब उस नंबर पर सिमरन के पिता ने कॉल किया तो उसे एक आदमी ने उठाया। उन्होंने पूछा कि उनकी बेटी ने कभी जॉब के लिए उसे फ़ोन किया था क्या। तो उधर से जवाब मिला कि हाँ, वो सिमरन को जानता है, लेकिन 20 से 25 दिन पहले फ़ोन पर नौकरी को लेकर उसकी बात हुई थी और फिर उसके बाद से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से पहली बार में फ़ोन आते ही उस आदमी की आवाज़ लड़खड़ाई, उससे सिमरन के पिता को शक हुआ। उन्होंने प्रसाद के बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि वाकई में घटना से 20 दिन पहले ही उस नंबर पर सिमरन की बात हुई थी। क्योंकि पुलिस के पास कोई बड़ा सुराग नहीं था तो इस स्थिति में उन्होंने इसी पर दांव खेलना सही समझा। उन्होंने उस नंबर की लोकेशन निकाली, खासकर घटना वाले दिन की। तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वो नंबर और सिमरन का नंबर घटना वाले दिन एक ही लोकेशन पर था। ये पुलिस के लिए अब तक का सबसे बड़ा सबूत था। इसके बाद पुलिस ने प्रसाद से पूछताछ करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वो कई घंटों तक इधर उधर की बात करता रहा। उसी बीच पुलिस को घटना वाले दिन होंडा सिटी कार को रेंट पर लेने वालों की जानकारी मिली और पूछताछ करने के लिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई उससे साफ हो गया कि इस पूरी घटना में ना सिमरन का कोई लेना देना था और ना ही लेटर में लिखे आरुष का। असली कहानी कुछ और ही थी। जिसका नाम सिमरन की डायरी में प्रसाद लिखा था, उसका पूरा नाम दिनेश प्रसाद था। घटना से कई महीने पहले ही वो चोरी के एक मामले में तिहाड़ जेल गया था। जिस बैरक में दिनेश था उसी में मर्डर का आरोपी धनंजय और बुराड़ी से पकड़ा गया बंटी भी था। यहाँ पर दिनेश और धनंजय अच्छे दोस्त बन गए और जेल में ही धनंजय और बंटी की लड़ाई हो गई थी। और घटना से 2 महीने पहले ही धनंजय और दिनेश को जेल से जमानत मिली थी, जबकि बंटी अभी भी जेल में ही था। जेल में रहते हुए उन्हें पता चला था कि बंटी के परिवार के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। ऐसे में जेल से आने के बाद दोनों एक साथ रहते हुए बंटी के खिलाफ साजिश रचने लगे। इन दोनों ने सोचा कि बंटी के भाई आरुष को मर्डर के केस में फंसा देंगे तो वो जेल चला जाएगा और इसके बाद वो उसके 200 गज के खाली प्लॉट पर कब्जा जमा लेंगे। जमीन पर कब्जा जमाने और कानूनी दावपेच में इनकी मदद करने के लिए उन दोनों ने सौरभ भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति को भी अपने साथ मिला लिया था। अब इन तीनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने और उन तक पुलिस भी पहुंच न सके इसकी तैयारी में जुट गए। चूँकि दिनेश और धनंजय जेल जा चुके थे इसलिए उन्हें पता था कि पुलिस मोबाइल सर्वेलेंस के जरिए उन तक पहुंच सकती है। पुलिस घटना वाले दिन के कॉल को जरूर चेक करेगी, इसलिए उन्होंने यूपी के मुजफ्फरनगर जाकर पहले एक नया फ़ोन और फर्जी नाम पर सिम कार्ड खरीदा और उस नंबर से किसी से बात नहीं की। अब इनके सामने चुनौती थी कि किसकी हत्या करके आरुष को फंसाया जाए। जाहिर है किसी लड़के की हत्या करके फंसाएंगे तो मुश्किल हो सकता था, इसलिए दिनेश ने प्लान किया कि वो अपनी एक पहचान वाली लड़की की दोस्त को अपने जाल में फंसाएंगे और तब अपनी दोस्त के जरिए उसने सिमरन से संपर्क किया, उसे नौकरी का झांसा दिया। सिमरन अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी करना चाहती थी, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए जब नौकरी का ऑफर मिला तो वो मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब आखिरी बार दिनेश और सिमरन की बात हुई उसके बाद 20 दिनों तक उसने कोई बात नहीं की ताकि उस पर किसी को शक न हो।
घटना वाले दिन यानी 25 फरवरी 2019 को दिनेश ने ही नए सिम कार्ड और फ़ोन की मदद से सिमरन को कॉल किया और ये बताया कि उसका फ़ोन खराब हो गया है, इसलिए वो दूसरे के नंबर से कॉल कर रहा है। फिर कहा कि वो सरिता विहार में उसका एक इंटरव्यू करा देगा। नौकरी की तलाश में परेशान सिमरन वहाँ पहुँच गई। वहाँ पर सौरभ, धीरेन्द्र और दिनेश तीनों मौजूद थे। वो उसे एक फ्लैट पर लेकर गए और फिर बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी दी और एक कागज़ पर सिमरन से लेटर लिखवा लिया। जब सिमरन ने लेटर लिख दिया तब उसके बाद तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद छोटे मोटे क्राइम करने वाले रहीमुद्दीन और चंद्रकेश से संपर्क किया। दोनों को 5-5 हज़ार रुपये का लालच देकर उन्हीं के नाम से किराए की टैक्सी बुक की। ऑनलाइन इस टैक्सी को पूरे दिन के लिए बुक किया और इसके लिए करीब 7,000 रुपये का पेमेंट किया था। इसके बाद रहीमुद्दीन और चंद्रकेश के जरिए सिमरन की डेड बॉडी को बोरी में डालकर रेलवे लाइन के किनारे देर रात में फेंकवा दिया। इससे पहले सिमरन के हाथों लिखे उस लेटर को उसकी जीन्स में डाल दिया और इसके साथ ही उसके मोबाइल फ़ोन को भी डाल दिया। इसके अलावा सिमरन के पर्स और फर्जी पते पर खरीदे सिम कार्ड व फ़ोन दोनों को एक नाले में फेंक दिया ताकि उनसे जुड़ा कोई सबूत पुलिस को कभी नहीं मिल सके। अब वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आरुष गिरफ्तार होकर जेल जाए और वो उसकी ज़मीन पर कब्जा करके तीनों आपस में बंटवारा कर ले। लेकिन उससे पहले ही इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ गया और वो सभी गिरफ्तार हो गए। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching. I will see you again next time.